हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है और उनकी डिफिशियंसी से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो JRF, BHU और अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। देखिए फ्रेंड्स, प्लांट में 60+ एलिमेंट को देखा गया, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसको वो 17 एलिमेंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड करा। एक मेजर और मैक्रो मिनरल्स और दूसरा माइक्रो मिनरल्स, जिसको अपन ने ट्रेस एलिमेंट भी कहा है। इसको किस बेसिस पे डिवाइड करा तो देखते हैं। If 1 to 10 milligram per gram of dry weight of mineral are required to plant, then it is considered as major minerals। मतलब अगर 1 से 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट अगर मिनरल्स का प्लांट की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम मेजर मिनरल कहेंगे। वहीं पे अगर 0 से 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट की रिक्वायरमेंट प्लांट को है तो उसे हम माइक्रो मिनरल्स कहेंगे। मेजर मिनरल्स में आती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। माइक्रो मिनरल्स में आते हैं आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, निकल, कॉपर, क्लोरीन, जिंक एंड मैंगनीज। ये तो हमने बात करी वो 17 एलिमेंट्स की जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसके अलावा भी कई एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। इसके अलावा सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। अब ये एलिमेंट्स क्यों एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, they should be part of biomolecule। they are also responsible for formation of structures। कि प्लांट स्ट्रक्चर्स, जैसे प्लांट अगर अपन सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल कैल्शियम से बनती है, तो ऐसे जो प्लांट के स्ट्रक्चर्स है उनके लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। नीडेड फॉर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, एग्जाम्पल ATP, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। These minerals activate or inhibit enzymatic actions. For example, magnesium activates Ribosco and Pepco, whereas molybdenum activates nitrogenous enzymes। ठीक है, ये देखा कि एलिमेंट्स क्यों एसेंशियल है। अब अपन देखते हैं कि इनके क्या क्राइटेरियाज है जिसको वजह से अपन ने इनको एसेंशियल एलिमेंट कहा गया है। तो ये क्राइटेरिया एरनन एंड स्टाउट ने 1939 में दिया था। इसमें ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले, एलिमेंट्स शुड बी एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होना चाहिए। सेकेंड है, एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक इन रिक्वायरमेंट। इट मीन्स एलिमेंट शुड नॉट बी रिप्लेसेबल बाय अदर एलिमेंट। मतलब कि जो भी एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर वो नहीं मिला सपोज तो उसकी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए। तीसरा है, एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है वो एलिमेंट्स उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ये अपन ने देखा कि क्या क्राइटेरियाज है जिसकी वजह से अपन ने एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट्स कहा है। अब देखिए ऐसी कौन सी, अब अपन पढ़ते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। हाइड्रोपोनिक टेक्निक सेच के द्वारा दी गई थी। देखिए अपन ने बताया था कि ये एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, बायोमोलिक्यूल का पार्ट होना चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक क्या है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक एक सॉइललेस कल्चर है, कल्चर इन एक्वस मीडियम। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट है प्लांट को हम एक्वस मीडियम में रखते हैं, ठीक है। एक्वस मीडियम में रखते हैं और हम क्या करते हैं, ये प्लांट में हम जो एक्वस मीडियम देते हैं तो हम उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स डालते हैं। इससे हमको पता पड़ता है कि किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है,
उससे क्या उससे जब वो ज़्यादा हो रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी कमी से उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सब हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक के द्वारा हम एलिमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी रिक्वायरमेंट्स है, ये सब देखते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू टमेटो, स्ट्रॉबेरी एंड लेट्यूस को हमने इकोनॉमिकली ग्रो किया था। ठीक है, अभी हमने देखा हाइड्रोपोनिक टेक्निक। अब हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो बायोमोलिक्यूल्स कंपोनेंट के लिए एसेंशियल है। उसका एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दूसरे तरफ से उसको डिवाइड करा एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड विथ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, जो एनर्जी रिलेटेड रहते वो है मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, फॉस्फोरस इन एटीपी। थर्ड उसको डिवाइड करा है एंजाइम दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। फर्स्ट है मैग्नीशियम विच एक्टिवेट आरयूबीपी, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, जिंक एक्टिवेट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, मोलिब्डेनम एक्टिवेट नाइट्रोजिनेस। फोर्थ हमने उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली उसको हमने क्या करा है, डिवाइड करा है। तो पोटेशियम आर द एलिमेंट विच आर यूज टू अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमने उसको प्राइमरी एलिमेंट और सेकेंडरी एलिमेंट के बेसिस पे डिवाइड करा है। तो प्राइमरी एलिमेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब अपन देखते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, तो इस चार्ट को अपन पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, वो क्या, उसके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या डेफिशिएंसी सिम्टम है, और वो प्लांट को किस फॉर्म में दिए जाते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनियम आयंस के फॉर्म में दिया जाता है। ये अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है, एटीपी के लिए रिक्वायर होता है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के लिए रिक्वायर होता है। अब इससे डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होता है, देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी, स्टंट हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। यहाँ होता है क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स। ऑब्वियसली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को बनाने में ये अपना पार्ट देता है। अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, अगर नाइट्रोजन की सपोज डिफिशियंसी हुई, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, तो क्लोरोसिस हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड येलोइंग ऑफ लीव्स। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ओल्डर लीव्स, तो अपन इसके आगे देखेंगे कि यहाँ मैंने ओल्डर लीव क्यों पर्टिकुलरली मेंशन किया है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से फ्लावरिंग भी डिस्क्रीज हो जाती है। ये अपन ने देखा नाइट्रोजन। अब अपन देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में दिया जाता है। ये कोएंजाइम NADP FADH2 के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिंथेसिस ऑफ DNA RNA करते हैं, एंड फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से होते हैं क्लोरोसिस, कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन इन सोयाबीन। देखिए हम जानते हैं सोयाबीन में मेनली प्रोटीन मिलता है, पर फॉस्फोरस की कमी से क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉस्फोरस की कमी से सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। इससे मेटाबॉलिक रिएक्शन भी क्या होती है, कम हो जाती है। ये हमने फॉस्फोरस देखा। अब हम देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम को पोटेशियम आयंस के फॉर्म में दिया जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस, मेंटेन एनायन कैटायन रेशो करता है, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को मेंटेन करता है। इसके डिफिशियंसी से होता है येलो, इसकी जो लीफ मार्जिन है येलो हो जाते हैं, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर पोटेशियम की डिफिशियंसी होती है तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे टायरोसिनेज जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर टायरोसिनेज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, टायरोसिनेज
पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर टायरोसिनेज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं हमारे जो भी फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं। उसके बाद इसकी डिफिशियंसी से येलोइंग ऑफ लीफ मार्जिन, जो भी हमने यहाँ पर देखा, ये भी हमने पोटेशियम देखा। अब हम देखते हैं कैल्शियम। Calcium is responsible for cell wall formation, as we know that middle lamella of cell wall is made up of calcium pectate. It maintains cell membrane permeability. It is an activator of enzyme. It is required during mitotic spindle fiber फॉर्मेशन। ये हमने इसके फंक्शंस देखे। अब इसकी डिफिशियंसी सिम्टम, क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिप, फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट सेल। देखिए क्या होता है कि अगर सेल वॉल फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब सेल प्लेट ही नहीं बनेगी। सेल प्लेट नहीं बनेगी तो सेल डिवीजन जो बोल सकते हैं, न्यूक्लियर का जो डिवीजन है, न्यूक्लियस डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो क्या मल्टी न्यूक्लिएट सेल कंडीशन बन जाती है। इसके बाद सेल ग्रोथ भी क्या होती है, इसमें डिक्रीज होती है। ये हमने कैल्शियम देखा। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम आयंस के फॉर्म में प्लांट्स लेता है। इसके फंक्शन से ये राइबोसोमल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब इसके डिफिशियंसी सिम्टम है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, एंथोसाइनिन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीजेस। ऑब्वियसली राइबोसोमल एक्टिविटी नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा मैग्नीशियम आयंस। अब हम देखते हैं सल्फर। सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ये इसके फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ विटामिन, फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम ए, फॉर्मेशन ऑफ फेरिडोक्सिन, हेल्प्स इन नोड्यूल फॉर्मेशन। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, जो रूट ग्रोथ है उसकी बहुत ज़्यादा होगी और लीव्स येलो होगी। ये हमने देखा सल्फर। अब हम देखते हैं आयरन। देखिए आयरन के क्या फंक्शंस होते हैं। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरिडोक्सिन एंड साइटोक्रोम, मतलब ये फेरिडोक्सिन और साइटोक्रोम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीफ। दिस इज द ओनली, just remember my point, this is the only element which says that no effect on older leaves। इसी एलिमेंट का older leaf पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। this is the important point। नेक्स्ट इसकी डिफिशियंसी सिम्टम है क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन डिक्रीजेस। ये हमने आयरन देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट मैंगनीज। मैंगनीज के क्या फंक्शन होते हैं, तो इट इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स। इसमें क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है। इसके डिफिशियंसी सिम्टम है ग्रे स्पॉट डिसीज इन ओट्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो भी डिसीज़ पर्टिकुलर किसी हम प्लांट के बारे में करेंगे तो वो उसके लिए वो उसका इम्पोर्टेंट होता है और वही क्वेश्चंस JRF और BHU या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जिंक। ठीक है, नेक्स्ट हम उसको जिंकेट आयंस के फॉर्म में देते हैं। इसका फंक्शन इट एक्टिवेट एंजाइम्स कार्बोक्सिलेज एनहाइड्रेस फॉस्फोराइलेज कार्बोक्सिलेट। इट हेल्प्स इन tryptophan synthesis. It is a precursor of auxin. It required for fermentation. वो एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, लिटिल लीफ डिसीज होती है डेसिडियस प्लांट में, इंटरनोड शॉर्ट हो जाती है, नेक्रोसिस और ग्रोथ स्टंट हो जाती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसकी डिफिशियंसी से लिटिल लीफ डिसीज़ होती है और जिंक की डिफिशियंसी से खेरा डिसीज़ होती है राइस में। ठीक है, ये हमने जिंक को देखा। अब हम देखते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में दिया जाता है। इसके फंक्शन है ये एंजाइम से एसोसिएट रहता है। इसका एग्जांपल है लैक्टेस ऑक्सीडेज। ये रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर विटामिन C।
अब इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, एक्जेंथीमा मतलब गम का सिक्रीशन हो जाता है, और बार्क पे क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है गम का। अब बार्क पे अगर गम डिपॉजिट हो जाएगा जिससे कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस होता है, डिक्रीज CO2 एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हमने देखा कि कॉपर की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या है। नेक्स्ट है बोरोन। बोरॉन को हम बोरेट आयन के फॉर्म में देते हैं। इसका फंक्शन है रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, इट हेल्प्स इन पोलन जर्मिनेशन, it helps in cell division, cell elongation and cell differentiation. It is also required for carbohydrate translocation, pentose phosphate pathway, for fruit formation and regeneration of tissue. अब देखते हैं कि इसकी deficiency से क्या होता है। Its deficiency causes heart rot of beetroot. It is also an important. It also causes leaf curl and premature leaf and fruit fall. ये हमने देखा बोरॉन को। अब हम देखते हैं मॉलिब्डेनम मिनरल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, मॉलिब्डेनम को हम मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में देते हैं। अब इसका फंक्शन है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट रिडक्टेट, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। ये अमीनो एसिड्स एक्यूमुलेशन में भी हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एस्कॉर्बिक एसिड मेटाबॉलिज्म, इट प्रोटेक्ट्स क्लोरोप्लास्ट। अभी तक हमने देखा कि कोई क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करता है, क्लोरोफिल में बनाने में हेल्प करता है। ये प्रोटेक्ट करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, येलो स्पॉट हो जाता है सिट्रस फ्रूट में, डायबैक डिसीज़ हो जाती है शूट में, और व्हीपटेल डिसीज़ होती है कैबेज में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लोरीन को हम किस फॉर्म में देते हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं और इसकी क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। क्लोरीन को हम क्लोराइड आयंस के फॉर्म में देते हैं। इससे क्या होता है, एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग होती है कि जब इसमें क्या सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव करते हैं ना, तो साथ में क्लोराइड आयंस भी चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि क्लोरीन एब्जॉर्ब क्लोराइड आयंस, इट ऑल्सो कम इट इज़ अलॉन्ग विथ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। अब इसके क्या फंक्शंस है, इट मेंटेन्स सोल्यूट कंसंट्रेशन, मेंटेन्स एनायन कैटायन बैलेंस, इट इज़ एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट, अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है। सबसे पहले इसमें फोटोसिंथेसिस, अगर इसकी डेफिशिएंसी तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, लीव्स विल्ट हो जाएगी, रूट्स जो है शॉर्ट हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और नेक्रोसिस होगा। क्लोरीन डिफिशिएंसी बहुत रेयर होती है। क्लोरीन डिफिशिएंसी रेयर इसलिए होती है क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम दीज आर मैक्रो एलिमेंट्स। जब भी सोडियम एंड पोटेशियम प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो क्लोराइड आयंस भी इसके साथ साथ क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। तो क्लोरीन डिफिशिएंसी बहुत ही रेयरली होती है। अब अपन देखते हैं निकल। निकल इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ यूरियस एंजाइम। देखिए निकल जो है वो यूरियस एंजाइम के लिए बहुत एसेंशियल प्लांट है। इन प्लांट यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेल। देखिए क्या होता है कि जब यूरिया जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं तो यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में वो उसको काय में डिवाइड कर देते हैं या काय में उसको रिलीज़ कर देते हैं CO2 और NH3 के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। अब इससे क्या डिफिशियंसी होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन लीव्स। अगर निकल की डिफिशियंसी हो गई तो यूरियस एंजाइम की डिफिशियंसी होगी, मतलब वहाँ पे सीधी सी बात है यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे लीव्स क्या है, जिससे लीव्स में नेक्रोसिस हो जाएगा। एबनॉर्मेलिटीज़ इन सीड्स ऑफ बार्ले, और बार्ले की सीड्स में क्या होती है, एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। तो आज हमने
सभी एलिमेंट्स को देखा और साथ में उसके फंक्शंस और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो हमने मिनरल्स पढ़े वो प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, वो प्लांट्स में कैसे पहुंचते हैं, उसके क्या क्या मैकेनिज़म्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं TG Agri ID के नाम से। थैंक यू।